नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दमोह से आपके समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण का पाठ विशेषण लेकर। तो आइए बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है। पहले चित्र में एक छोटी बच्ची को कैक्टस से चोट लग गई है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब खड़े हैं और तीसरे चित्र में आप एक व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं। तो पहले चित्र के सामने लिखा है श्रेया कटीले कैक्टस से घायल हो गई, है ना। कैसे कैक्टस से? कटीले कैक्टस से घायल हो गई। दूसरा, डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं, है ना। डॉक्टर के कोट का रंग कैसा है? सफ़ेद। तीसरा, विजय ने मोटा आदमी देखा। कैसा आदमी? मोटा। तो ये जो पीले रंग से लिखे हुए शब्द हैं ना इन वाक्यों में, ये इन वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो आपने देखा कि उपर्युक्त लिखे वाक्यों में पीले शब्द जैसे कटीले, सफ़ेद तथा मोटा, ये कैक्टस, कोट व आदमी की विशेषता बता रहे हैं। कैक्टस, कोट व आदमी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। हमने संज्ञा पढ़ा था ना कि जब हम किसी का नाम लेते हैं और उसका चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है तो वो संज्ञा है। तो कैक्टस, कोट व आदमी संज्ञा शब्द हैं। अतः इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण कटीले, सफ़ेद तथा मोटा शब्द क्या हैं? विशेषण, है ना। तो आपको पता चला। इसकी परिभाषा देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, तो विशेषण समझ में आया आपको कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, विशेषण के साथ साथ दो और शब्द हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। और वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। याद रहेगा, विशेषण क्या है? विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी की विशेषता बताई जाती है। और प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, है ना, वो प्रविशेषण है। ठीक, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस टेबल को देखते हैं। इसमें वाक्य दिए हैं, प्रविशेषण दिया है, विशेषण दिया है और विशेष्य दिया है ना। तो इसमें पहला वाक्य है, कृति बहुत सुंदर नर्तकी है। ठीक है, अब इस वाक्य में किसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं? नर्तकी की। ठीक है, अब नर्तकी, तो जब नर्तकी की विशेषता बता रहे हैं तो नर्तकी क्या हो गया? विशेष्य, जिसकी की विशेषता बताई जा रही है। नर्तकी की क्या विशेषता बताई इन्होंने? सुंदर, है ना। अब जब नर्तकी की विशेषता है सुंदर, तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण। अच्छा, और जब कितनी सुंदर? बहुत सुंदर, तो विशेषण की भी विशेषता क्या बता दी है इन्होंने? बहुत। तो ये क्या हो गया? बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। ठीक, तो कृति बहुत सुंदर नर्तकी है, इसमें विशेष्य है नर्तकी जिसकी की विशेषता बताई जा रही है। इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर, तो ये हो गया विशेषण। और सुंदर की भी क्या विशेषता बताई जा रही है? बहुत, तो ये हो गया विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। अब दूसरा वाक्य देखिए, मुझे हल्का नमकीन पराठा चाहिए। अब इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? पराठा की, है ना। तो पराठा इनको कैसा चाहिए? नमकीन। तो पराठे की विशेषता क्या हो गई? नमकीन।
तो ये नमकीन पराठे का विशेषण शब्द हो गया। अच्छा, अब कितना नमकीन चाहिए? हल्का नमकीन। तो हल्का किसकी विशेषता बता रहा है? नमकीन की, और नमकीन है विशेषण, तो इसीलिए हल्का क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक, तो वाक्य 2 में आपने देखा कि विशेष्य पराठा है, विशेषण नमकीन है क्योंकि वो पराठा की विशेषता बता रहा है, और हल्का प्रविशेषण है क्योंकि वो नमकीन की विशेषता बता रहा है। अब तीसरे वाक्य में देखो, माँ ने गहरी हरी साड़ी पहनी। ठीक है, अब किसकी विशेषता बताई जा रही है इस वाक्य में? इसमें साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए साड़ी क्या है? विशेष्य। तो साड़ी की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि हरी, मतलब साड़ी के रंग की विशेषता बताई जा रही। कैसा रंग है साड़ी का? हरा। तो ये जो हरी शब्द है ये विशेषण है, किसका? साड़ी का। अच्छा, अब कितनी हरी? गहरी हरी। तो हरी विशेषण शब्द की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? गहरी। तो इस तरह से गहरी क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक, तो विशेष्य साड़ी, साड़ी की विशेषता बताने वाला विशेषण हरी, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द गहरी, मतलब प्रविशेषण। ठीक, अब चौथा वाक्य देखिए, नवीन थोड़ा सुस्त लड़का है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। ठीक है ना, तो लड़के की, तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य, जिसकी की विशेषता बताई जा रही है। अच्छा, लड़का कैसा है? सुस्त। तो ये सुस्त शब्द क्या है? विशेषण। अच्छा, क्योंकि ये लड़के की विशेषता बता रहा है। अब कितना सुस्त है? थोड़ा। तो थोड़ा क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य, जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। अच्छा, इन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। समझ गए? अब देखिए, विशेषण के कितने भेद हैं? भेद यानी प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण। इसमें सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने बाजार में एक मोटी बिल्ली देखी। मैंने बाजार में एक मोटी बिल्ली देखी। कल हमारे घर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। माताजी भोपाल से खट्टे संतरे लाईं। उसकी मीठी बोली ने मेरे मन को मोह लिया। अब इन वाक्यों में आप देखते हैं कि कुछ शब्द पीले रंग से लिखे गए हैं। कौन कौन से? मोटी, बूढ़ा, खट्टे, मीठी, है ना। और ये पीले शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? मोटी शब्द बिल्ली की, बूढ़ा शब्द व्यक्ति की, खट्टे शब्द संतरे की, और मीठी शब्द बोली। इनकी विशेषता बता रहे हैं, इनके गुण दोष बताने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये कौन है? ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो आप परिभाषा देखिए कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द, मतलब कि विशेष्य, है ना। विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो एक बार फिर से देखिए परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ गए ना? कैसे विशेषण कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से हैं। टेबल में देखिए आप, पहला है गुण दोष, है ना। किसी के गुण दोष बताना, जैसे कि योग्य, पवित्र, अच्छा, ईमानदार, योग्य, अपवित्र, बुरा, बेईमान, आलसी, बुद्धिमान आदि, है ना। ये शब्द किसी न किसी संज्ञा की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? उनका गुण या दोष बताते हैं। फिर जैसे रंग रूप, काला, सफ़ेद, लाल, हरा, पीला, चमकीला, मैला, मटमैला, ये सब क्या हैं? ये रंग रूप बताने वाले शब्द हैं। आकार प्रकार,
जैसे छोटा, लंबा, गोल, आयताकार, मोटा, पतला आदि। तो ये क्या है? ये सब आकार प्रकार बताने वाले शब्द हैं। अब जैसे स्वाद या गंध बताने वाले, जैसे मीठा, खट्टा, तीखा, फीका, सुगंधित, बदबूदार आदि। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? किसी भी चीज के स्वाद या उसकी गंध, सुगंध, दुर्गंध आदि के बारे में पता चलता है। फिर दशा या अवस्था, जैसे कि अमीर, गरीब, स्वस्थ, रोगी, बलिष्ठ, कमजोर, दुबला पतला आदि। ये शब्द हमें किसी भी विशेष्य की क्या बताते हैं? दशा या अवस्था का ज्ञान कराते हैं। फिर स्थान या देश, तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देशी, विदेशी, भारतीय, चीनी, जापानी आदि शब्द हमें स्थानों और तथा किसी देश के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद आया ध्वनि स्पर्श, तो जैसे तेज, कोमल, मधुर, कर्कश, खुरदुरा, सख्त, सुरीला। ये शब्द हमें किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के ध्वनि या स्पर्श से संबंधित गुण दोष बताते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि गुणवाचक विशेषण में गुणों के बारे में, गुण दोषों के बारे में, रंग रूप के बारे में, आकार प्रकार के बारे में, स्वाद और गंध के बारे में, दशा या अवस्था के बारे में, स्थान अथवा देश के बारे में, ध्वनि अथवा स्पर्श के बारे में बताया जाता है। और ये सारी चीज़ें किसी न किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताएं होती हैं। ठीक। अब दूसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। पहले उदाहरण देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 280 रन बनाए। छत पर 8 कबूतर बैठे हैं। बाग में कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं। राजा ने सभी व्यक्तियों को अपना दास बना लिया। फिर से देखिए, पीले रंग से लिखे हुए शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में जो पीले शब्द 280, 8, कुछ, सभी, है ना, ये किन की विशेषता बता रहे हैं? रन, कबूतर, लोग और व्यक्तियों की संख्या बताने का काम कर रहे हैं। अतः ये क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। उसकी संख्या का बोध कराते हैं कि चीज़ें कितनी हैं, कि मैंने आज 2 रोटी खाई, मैंने कल 4 रोटियां खाई थीं, मैंने आज 4 आम खाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब संख्या किसी भी संज्ञा की विशेषता बताती है तो वो हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके कुछ उदाहरण देखिए। मुझे 4 रोटी चाहिए। कक्षा में केवल 20 छात्र हैं। बुआ जी ने चित्रा को 100 रुपए दिए। हमें 5000 पुस्तकें चाहिए। अब इनमें, इन वाक्यों में आपने देखा कि जो पीले रंग से शब्द लिखे हुए हैं वे संख्या के रूप में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, है ना। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में पीले शब्द रोटी, छात्र, रुपए, पुस्तकों की निश्चित संख्या बताने का कार्य कर रहे हैं, है ना। कैसी संख्या बता रहे हैं? निश्चित। जैसे 4 रोटी मतलब निश्चित संख्या है 4। 20 छात्र, छात्रों की संख्या निश्चित है 20। चित्रा को कितने रुपए मिले? 100 रुपए, संख्या निश्चित है 100। हमें कितनी पुस्तकें चाहिए? 5000, तो संख्या निश्चित है पुस्तकों की 5000। तो इस तरह से जो निश्चित संख्या बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण के, वे होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, परिभाषा देखिए। वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो। कैसी संख्या? निश्चित।
निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसी का दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके कुछ उदाहरण देखिए। मुझे विद्यालय में कई शिक्षक मिले। आर्यन ने मुझे कुछ अमरूद दिए। जमीन पर अनेक साड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। मैंने बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। अब मुझे विद्यालय में कई शिक्षक मिले। कई एक निश्चित संख्या में नहीं पता चल रही कितने मिले, कई मिले, है ना। अब कई तो कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, कितने भी। तो इसमें निश्चित संख्या का बोध कराने का अभाव है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पीले शब्द हैं, कई, कुछ, अनेक, बहुत, ये क्या कर रहे हैं, शिक्षक, अमरूद, साड़ियाँ और दिनों की संख्या संबंधी निश्चित जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इनकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना हो, है ना। निश्चित संख्या का बोध ना हो वह कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। याद रह जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी भी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना हो। ठीक, तो अनिश्चित हो गया। अब तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जानते हो ना, मात्रा। तो इसमें देखिए, 3 लीटर पेट्रोल गाड़ी में भर दीजिए। मैंने 2 किलो आलू खरीदे। थोड़ी मूंग की दाल चाहिए। चाय में दूध अधिक डालना। उपर्युक्त वाक्यों में जो पीले शब्द हैं, 3 लीटर, 2 किलो, थोड़ी, अधिक, ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? पेट्रोल, आलू, मूंग की दाल और दूध की मापतौल संबंधी जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम क्या हो जाएंगे? विशेष्य, है ना, की नापतौल का ज्ञान हो, वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार पुनः सुनिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की नापतौल का ज्ञान हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भी 2 प्रकार हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? जैसे उदाहरण देखते हैं। मेघा ने दुकान से 2 किलो प्याज खरीदी। ठीक है ना, मेघा ने दुकान से 2 किलो प्याज खरीदी। आशु का घर विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर है। पूजा ने सूट का 4 मीटर कपड़ा खरीदा। मेरे पिताजी ने गांव में 3 एकड़ कृषि भूमि खरीदी। अब इन वाक्यों में जो पीले शब्द हैं, 2 किलो, 5 किलोमीटर, 4 मीटर, 3 एकड़, ये शब्द जो हैं, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये प्याज, घर, कपड़ा और भूमि, इनकी मापतौल के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं, जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये कैसे हैं? निश्चित परिमाणवाचक शब्द हैं, है ना, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा होगी कि वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा या नापतौल का ज्ञान हो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए, अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सब्जी में थोड़ी मिर्च डाल दो। इस शीशी में कुछ तेल दे दो। अधिक चीनी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाल्टी में बहुत पानी है। अब इसमें जो पीले रंग से शब्द लिखे हैं, थोड़ी, कुछ, अधिक, बहुत,
इन शब्दों से हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें कितनी मात्रा में मिर्च, तेल, चीनी और पानी चाहिए, है ना। तो इनकी निश्चित मापतौल हमको पता नहीं चल रही है, इनसे हमें निश्चित मापतौल की जानकारी नहीं हो रही है, इसीलिए ये क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा क्या है, वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा शब्द की निश्चित मात्रा या नापतौल आदि का ज्ञान ना होता हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित में क्या होगा कि सही नापतौल का ज्ञान हो, और अनिश्चित में क्या होगा, सही नापतौल का ज्ञान, एक निश्चित नापतौल मात्रा का ज्ञान ना हो, है ना। और निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मापतौल का ज्ञान होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित मतलब कि निश्चित ना हो, है ना, मात्रा निश्चित ना हो नापतौल की, उसका ज्ञान होगा, तो वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में उस बच्चे को खाना दो, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, इन बर्तनों को अलमारी में रख दो, तुम्हें किस लड़के से मिलना है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो उदाहरण है वो है उस बच्चे को खाना दो, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, इन बर्तनों को अलमारी में रख दो, तुम्हें किस लड़के से मिलना है। अब ऊपर लिखे गए वाक्यों में जो पीले शब्द हैं उस, मेरा, इन, किस, ये सारे शब्द बच्चे, विद्यालय, बर्तन और लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। अतः ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है ना। ये संकेत कर रहे हैं किसकी ओर, जैसे उस बच्चे को, तो बच्चे की ओर संकेत किया जा रहा है उस शब्द से, ठीक है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं अथवा संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे कहलाते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। याद रहेगा। अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है ना। इसमें समझ का अंतर है। क्या अंतर है इसमें, कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वे संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक, इनका मुख्य अंतर क्या है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों के तुलनात्मक अंतर के अध्ययन से इन दोनों का अंतर और अधिक आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट करेंगे। अब जैसे सर्वनाम का पहला देखिए, पुस्तक अच्छी है यह तुम ले लो, है ना। पुस्तक अच्छी है यह तुम ले लो, तो यहाँ पर यह किसके बदले में आया है, पुस्तक के बदले में, इसीलिए ये क्या हो गया, सर्वनाम। अब यहाँ पर जब हम इसी वाक्य को इस तरह से लिखते हैं कि यह पुस्तक तुम ले लो, तो यहाँ पर यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, पुस्तक की ओर, है ना। यहाँ यह पुस्तक के लिए तो आया है लेकिन पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। एक बार पुनः देखिए, पुस्तक अच्छी है यह तुम ले लो, तो यहाँ पर जो यह शब्द आया है वह पुस्तक के बदले में आया है ना। पुस्तक क्या है, संज्ञा, तो इसके बदले में जो यह शब्द आया है वो है सर्वनाम। लेकिन जब इसको इस तरह से लिखते हैं कि यह पुस्तक तुम ले लो, तो यहाँ पर पुस्तक के तुरंत पहले मतलब संज्ञा के तुरंत पहले कौन सा शब्द आया है, यह। तो यह क्या कर रहा है यहाँ पर, यह पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक तुम ले लो। तो जो यह शब्द यहाँ पर है वो है
सार्वनामिक विशेषण जो कि पुस्तक की विशेषता बता रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, वह बाजार गई। ठीक है, अब वह कोई भी हो सकती है, तो किसी के बदले में लिखा गया है कि कोई भी लड़की बाजार गई। लेकिन जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि वह लड़की बाजार गई, तो यहाँ पर वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर वह लड़की की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। और लड़की क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है वह शब्द, इसीलिए यहाँ पर वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन वह बाजार गई, यहाँ पर वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर वह लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर वह सर्वनाम है। ठीक, क्योंकि वह संज्ञा के बदले में आया है। चलिए अब तीसरा वाक्य देखिए, कोई बाहर खड़ा है ना। कोई भी हो सकता है, कोई पुरुष बाहर खड़ा है, कोई बच्चा बाहर खड़ा है, मतलब कोई संज्ञा है ना। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आ गया कोई, तो वो हो गया सर्वनाम। ठीक, लेकिन जब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो यहाँ पर कोई शब्द व्यक्ति की ओर संकेत करता है कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो यहाँ पर कोई सार्वनामिक विशेषण हो गया क्योंकि वह संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। फिर चौथा देखिए, कुछ भी खा लो है ना। यहाँ पर कुछ से मतलब कुछ भी खा लो, फल खा लो, रोटी खा लो, या तुमको और कुछ खाना है वो खा लो। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है वह सर्वनाम है क्योंकि वह किसी न किसी संज्ञा के बदले में आया है। लेकिन जब इसी वाक्य को हम कुछ इस तरह से लिखें कि कुछ फल खा लो है ना, तो यहाँ पर कुछ किसकी ओर संकेत कर रहा है? फलों की ओर संकेत कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ क्या है? सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि वह फलों की ओर संकेत कर रहा है। तो आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ में आया। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरह से संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में भी अंतर होता है। आइए देखते हैं क्या अंतर होता है। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण शब्दों में अंतर समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कुछ वस्तुओं को गिना जा सकता है ना। कुछ वस्तुओं को गिना जा सकता है और कुछ को नहीं गिना जा सकता है ना। अब कैसी वस्तुओं को गिना जा सकता है? बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल है ना, केला, सेब, इनको हम गिन सकते हैं। और कुछ को नहीं गिना जा सकता, जैसे शक्कर, दालें, चावल, गेहूँ, इनको नहीं गिना जा सकता। अच्छा, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता उन्हें मापा या तौला जा सकता है, तो मापी या तौली जाने योग्य वस्तुओं को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वे आएंगी संख्यावाचक विशेषण में, और जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है वे वस्तुएं आएंगी परिमाणवाचक विशेषण में। अब जैसे उदाहरण देखो, मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। कितने दर्जन? 2 दर्जन। अब दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए? 24 केले, अर्थात हम इनको गिन सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। मैंने 2 किलो शक्कर खरीदी, तो शक्कर तो क्या हो गई? ये मात्रा हो गई जो कि हमने तौल कर खरीदी है ना, गिन कर तो नहीं ली ना, हमने तौल कर खरीदी है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वाक्यों में विशेषण शब्दों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। प्रथम तो है अपनी मूलावस्था में, जैसा शब्द है वैसे का वैसा ही। अच्छा, उसके द्वितीय अवस्था होती है
कि वो अपनी उत्तर अवस्था में तर लगाकर, है ना, तर लगाकर तुलनात्मक अवस्था में उसको लिखा जाता है। और तृतीय अपनी उत्तम अवस्था में, जब उसमें तम लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो पहला है, जैसे कुछ देखिए आप, ये टेबल में देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं और तीनों अवस्थाएं दी हुई हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, तो जो मूलावस्था है वो है अधिक। अब हमने इसमें तर लगा दिया तो वो उत्तरावस्था बन गई, अधिकतर, है ना। और जब हमने इसमें तम लगा दिया तो वो सबसे अच्छी उत्तमावस्था बन गई, अधिकतम। ठीक, इसी तरह से मूलावस्था है उच्च और इसकी उत्तरावस्था है उच्चतर, और इसकी उत्तमावस्था मतलब सबसे अच्छी अवस्था है उच्चतम। इसी तरह से मूलावस्था है घनिष्ठ, उत्तरावस्था होगी घनिष्ठतर और उत्तमावस्था होगी घनिष्ठतम। ठीक, फिर इसी तरह से हम देखते हैं मूलावस्था निकट, उत्तरावस्था निकटतर, तर लगा दिया इसमें तो उत्तरावस्था होगी, और उत्तमावस्था निकटतम। ठीक, अब फिर से मूलावस्था है प्रिय, उत्तरावस्था प्रियतर, उत्तमावस्था प्रियतम। मूलावस्था विशाल, उत्तरावस्था विशालतर, उत्तमावस्था विशालतम। मूलावस्था है श्रेष्ठ, उत्तरावस्था है श्रेष्ठतर, उत्तमावस्था है श्रेष्ठतम। अब मूलावस्था है मधुर, उत्तरावस्था है मधुरतर और उत्तमावस्था है मधुरतम। तो इस तरह से आपने देखा विशेषण की 3 अवस्थाएं, है ना। मूलावस्था के शब्द को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उत्तरावस्था शब्द में तर लगाकर लिखा जाता है और उत्तमावस्था शब्द में तम लगाकर लिखा जाता है ना। विशेषण शब्द में तम लगाकर लिखा जाता है, जो कि सबसे अच्छी अवस्था होती है। अब देखो विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अब जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना प्रत्यय लगाकर, जैसे आ प्रत्यय लगाया तो प्यार से क्या बन गया प्यारा, भूख का भूखा, देख से देखा। आलू प्रत्यय लगाया तो कृपा में आलू प्रत्यय लगाया तो बन गया कृपालु, झगड़ा झगड़ालू, दया दयालु। इत प्रत्यय लगाया तो आत्मा आत्मिक, अर्थ आर्थिक, दिन दैनिक। फिर ई प्रत्यय लगाया अभिमान अभिमानी, देश देशी, धन धनी। ईय प्रत्यय लगाया तो आत्मा आत्मीय, प्रार्थना प्रार्थनीय, वंदना वंदनीय। ईन प्रत्यय लगाकर कुल कुलीन, रंग रंगीन, प्रातःकाल प्रातःकालीन। ईला प्रत्यय लगाया तो बर्फ बर्फीला, खर्च खर्चीला, रस रसीला। अच्छा, वान प्रत्यय लगाया तो गुण गुणवान, दया दयावान, ज्ञान ज्ञानवान। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। अब सर्वनाम से विशेषण भी बनाते हैं और क्रिया से भी विशेषण बनते हैं। तो सर्वनाम में जैसे उस, उसका, तुम, तुमसा, कौन, कैसा, यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मुझसा, आप, आपसा, है ना। पहले सर्वनाम दिए हैं, उसके बाद ये सर्वनाम से बने हुए विशेषण दिए हैं। इसी तरह से आगे देखिए क्रिया दी है और पीछे क्रिया से बनने वाले विशेषण दिए हैं, जैसे कमाना कमाऊ, लड़ना लड़ाकू, पढ़ना पढ़ाकू, बनाना बनावटी, खेलना खिलाड़ी, बेचना बिकाऊ, लूटना लुटेरा, तैरना तैराक, घूमना
घुमक्कड़, है ना। तो ये इस तरह से मुझे घूमना पसंद है, ठीक है, ये क्रिया है। वह बहुत ही घुमक्कड़ है, तो ये उसका विशेषण हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा घूमता रहता है हमेशा, है ना। तो इस तरह से क्रिया से विशेषण बने और सर्वनाम से भी विशेषण बने। चलिए अब एक बार दोहरा लीजिए। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। अच्छा, प्रविशेषण क्या है? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वभौमिक विशेषण। तो इस तरह से बच्चों आज आपने विशेषण के बारे में जाना और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह व्याकरण का पाठ विशेषण बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।